और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस के मॉडल सेट 5 के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। जो हमारा मॉडल सेट 5 है ये सोशल साइंस का लास्ट मॉडल सेट है और यहाँ पर देखिए जो सोशल साइंस है इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपका 40 नंबर का होने वाला है। और अगर बात करें टाइम का तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या फिर भारतीय क्रांति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। क्लियर है। ये जो स्वतंत्रता, समानता, ये बंधुत्व है ये किसका नारा है, मतलब किस क्रांति का ये देन है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति का ये देन है। और देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था आप इस बात को भी याद रख सकते हैं, तो 1789 में क्या हुआ था, मतलब ये जो फ्रांसीसी क्रांति स्टार्टिंग हुआ था और ये जो फ्रांसीसी क्रांति है इसी की देन है क्या, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बिस्मार्क जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना। 4 ऑप्शन है लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि 1871 ईस्वी को। तो जो बिस्मार्क है जर्मनी का प्रथम चांसलर कब बना था, 1871 को बना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस दार्शनिक का है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, किनका है ये मतलब कथन आपको बताना है। तो ये देखिए जो कथन है कौन दिया है, तो रूसो ने दिया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी 3 का सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि किसके कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया। देखिए कल्पनादर्श को क्या बोलते हैं, यूटोपिया भी बोलते हैं, में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। देखिए यहाँ पर कल्पनादर्श माने क्या हुआ, मतलब हम लोग क्या करेंगे एक आदर्श समाज का कल्पना करेंगे। चलो मतलब इसका यही होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि इन्होंने मतलब इसको मतलब प्रस्तुत किया था, ये जो कल्पनादर्श है किन्होंने किया था, मैक्सिनी ने किया था, नेपोलियन ने किया था, कार्ल कैस्पर ने किया था या फिर फ्रेडरिक सरियू ने किया था। देखिए ये कौन किन्होंने किया था, फ्रेडरिक सरियू ने किया था। और ये जो फ्रेडरिक सरियू है ना ये क्या है, एक फ्रांसीसी चित्रकार है और इन्होंने क्या किया था, चित्र की मदद से कल्पनादर्श को मतलब व्यक्त किया था। ये जो यूटोपिया है इसका जो कंसेप्ट है इसको व्यक्त किया था चित्र की मदद से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। और आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक सरियू कौन थे, तो आपको बताना है कौन थे, तो फ्रांसीसी चित्रकार यानी चित्रकार थे, कहां के, तो फ्रांस के। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यंग इटली की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेस्सिनी। आप सभी को पता होगा ये जो यंग इटली है, देखिए जो मेस्सिनी है ना इन्होंने 2 गुप्त संगठन का मतलब स्थापना किया है, एक यंग इटली का और एक यंग यूरोप का, याद रखना है आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई। तो यहाँ पर ये जो चौरी चौरा ये जो हत्याकांड है यानी कि ये जो चौरी चौरा हिंसात्मक घटना है, मतलब एक्चुअल में क्या होता है, देखिए जब चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है ना तो इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है मतलब पूरा देश में गर्म माहौल बन जाता है। तो ये सब देखकर क्या करते हैं महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को मतलब खत्म कर देते हैं, वापस ले लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब होती है, तो मतलब चोरी चौरा हत्याकांड जो है वो उसी घटना के साथ साथ मतलब क्या होता है, असहयोग आंदोलन हमारा खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो जो 7 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि 1942 ईस्वी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो ये जो गदर पार्टी है इसका स्थापना किन्होंने किया था, तो लाला हरदयाल ने क्या किया था, गदर पार्टी का स्थापना किया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो भारत माता की जो चित्र है किन्होंने मतलब इसको चित्रित किया था, किन्होंने बनाया था। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ग, ये जो ऑप्शन नंबर ग है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या नाम है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर ग है 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि अब्दुल गफ्फार खान ने। किन्होंने क्या था, अब्दुल गफ्फार खान ने। अब देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपका हिस्ट्री का है। अब यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। क्या है देखिए पहला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। देखिए बोला जा रहा है कि कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है और आप शुरू से पढ़ते हुए आ रही है, जो कोयला है आपका, कोयला आपका क्या है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है, माने ये एक अनवीकरणीय संसाधन है। और ये जो जल है ये नवीकरणीय है, ये पवन भी नवीकरणीय है और ये सौर ऊर्जा भी आपका क्या है, नवीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि 200 किलोमीटर के बाद। 200 किलोमीटर के बाद मतलब जो महासागर का जो संसाधन रहेगा उसमें किसी भी देश का और अधिकार नहीं होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है। मतलब देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, टोटल जो क्षेत्रफल है, टोटल जो एरिया है उसमें कितना परसेंट पठारी भाग पाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का ये जो मतलब आंसर होने वाला है, देखिए कहीं कहीं पर मतलब इसका देखिए कहीं कहीं पर आपको 22% भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 22% देखने को मिलेगा, तो कहीं कहीं पर 27% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को देखेंगे 27% आपको दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगर आप नेट में भी सर्च करेंगे ना तो कहीं कहीं पर आपको 22% भी देखने को मिलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है। मृदा अपरदन
का कौन सा कारण नहीं है? जल, वायु, वन या फिर हिम। तो हिम इसका सही आंसर हो जाएगा हिम। बर्फ से तो कोई लेना देना नहीं है मृदा अपरदन का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 14 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारत में उपलब्ध स्तनधारियों में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका अभी तक आंसर नहीं मिला है, इसका सटीक आंसर नहीं मिला है। कहीं कहीं पर 10% दिख रहा है, कहीं कहीं पर 15% दिख रहा है, तो यहाँ पर मतलब सटीक आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का भी मैं फिलहाल स्किप कर देता हूँ। और सपोज अगर आपको पता है इसका आंसर क्या होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन 15 है, देखिए यहाँ पर मेरा जो पर्पस है मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर देता हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि सदाबहार वृक्ष चीड़ एक औषधीय वनस्पति है, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? 16 का सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। 17 क्या है कि पेड़ एक विशेष अस्मित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है और दानशीलता पूर्वक अपनी जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। यह कथन किसका है? ये जो कथन दिया है किन्होंने दिया है? तो देखिए यहाँ पर ये जो कथन है ये जो कथन है कौन दिया है? तो गौतम बुद्ध जी ने दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। क्लियर है? गौतम बुद्ध। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका कि विश्व में कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? यहाँ पर एक्चुअल में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं पर ना कहीं थोड़ा मिसप्रिंट है कि विश्व में कुल आयतन का लगभग, ठीक है, यहाँ पर जल बोला जाता है। जल जल कितना जल? देखिए विश्व में जितना भी जल है ना, टोटल जो वॉल्यूम है, टोटल जो आयतन में जितना भी जल पाया जाता है विश्व में, बोला जाता है कि महासागर में कितना परसेंट पाया जाता है? तो महासागर में आपका पाया जाता है 71%। कितना? 71%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। आगे देखिए 19 नंबर क्या है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन या फिर उपरोक्त सभी। देखिए बहुउद्देश्य परियोजना में तो सब कुछ आ जाता है, बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हैं, सिंचाई की सुविधा हो जाएगी, यहाँ से जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? किस कारण से? वर्षा नियमित होने से, इंदिरा गांधी नहर से, बारहमासी जल सुविधा से, भूमिगत जलस्तर में कमी हो जाने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि इंदिरा गांधी नहर से, बारहमासी जल सुविधा से। ठीक है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए क्या है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित से क्या प्राप्त होता है? बात समझ में आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सबका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिए कि एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? कि अधिक दिनों तक काम मिले, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी स्वतंत्रता उसे भी मिले, बेहतर मजदूरी मिले, अधिक बिजली प्राप्त हो। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी उसके भाई को जो भी मतलब स्वतंत्रता मिलेगा उन्हें भी वही स्वतंत्रता मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। 22 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? कौन नंबर क्या है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या। ठीक है? देखिए यहाँ पर जब शिशु मृत्यु दर होगा तो यहाँ पर साक्षर का तो बात होगा ही नहीं, ये तो कभी जिंदगी में होगा नहीं। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। ठीक है? देखिए यहाँ पर मरने का बात हो रहा है, इसको आप थोड़ा सा मतलब माइंड में रखिएगा। आगे देखिए क्या है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या, यहाँ पर स्कूल का तो बात ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मर रहा है ना, मृत्यु हो रहा है। 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर तो जन्म का बात हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए शिशु मृत्यु के बारे में पूछा गया ना, तो मर कहाँ रहा है? ये जो ऑप्शन नंबर ख है इसमें तो मर रहा है, और एक्चुअल में यही इसका सही आंसर भी होता है। शिशु मृत्यु दर हम लोग इसी को बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या फिर उपरोक्त सभी। तो सब के सब तो आपका ऊर्जा का ही स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है? देखिए तृतीय क्षेत्र का मतलब होता है सेवा क्षेत्र। तो देखिए बैंकिंग से हमें सेवा मतलब मिलता है, अध्यापन से भी सेवा मिलता है, किसी कॉल सेंटर में काम करना, इससे भी क्या होता है? सेवा का ही मतलब बात होता है। लेकिन जो मधुमक्खी पालन है यहाँ पर, ये तो मतलब कोई चीज को पालन कर रहे हैं ना, ये तो हमारे प्राथमिक क्षेत्र में चल जाता है। ठीक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि मनरेगा का विस्तारित रूप चुने। मतलब ये जो मनरेगा है इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका माने होता है कि इसका मतलब होता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये जो ऑप्शन नंबर ख है इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? 25 का ये क्वेश्चन कितना? 26 है ना। क्वेश्चन नंबर 26 का कितना हो जाएगा? यहाँ पर 26 का हो जाएगा ख, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम।
क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोहन गांधी है जो कि होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय, यहाँ पर ग्रामीण छूटा हुआ है, ये भी होगा नहीं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, यहाँ पर गारंटी अधिनियम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन वाला, ऑप्शन नंबर ख इसका सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि किसी वर्ष में उत्पादित, यहाँ पर एक खाली स्थान है, के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। देखिए जो सकल घरेलू उत्पाद है जिसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी, और जीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप हर एक मॉडल सेट को उठा के देख लीजिए, जीडीपी से क्वेश्चन बन ही रहा है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहले तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, सभी मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। क्लियर है, 27 का हो जाएगा सही आपका ख नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। देखिए सरकारी अस्पताल में काम करेगा, यानी सरकारी ही मतलब नर्स है। तो ये जो सरकारी नर्स है, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि किस क्षेत्र में जाएंगे। तो ये संगठित क्षेत्र में जाएंगे जहां पर इनको वेतन बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे, हर एक सुख सुविधा इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि भारत के किस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कृषि क्षेत्र में कैसा बेरोजगार पाया जाता है, छुपा हुआ बेरोजगार है, मतलब छुपी हुई बेरोजगारी है इसमें, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र का जो संबंध होता है किससे होता है, सेवा से होता है। यहाँ पर माल का उत्पादन नहीं होता है। आप क्षेत्रक के बारे में अच्छे तरीके से पढ़िए क्योंकि क्षेत्रक से हर बार क्वेश्चन बन रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। क्या है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान है, बिल्कुल बात सही है, ये तो असत्य नहीं है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या है कि बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है, ये गलत बात है। देखिए मतलब बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम का जो सत्ता का साझेदारी है उसमें समान हर एक लोगों को समान हक दिया गया है। ये जो बात है ये असत्य है, मतलब जो भी है ना फ्रेंच भाषी और डच भाषी दोनों समुदाय का जो लोग है उन दोनों को क्या किया गया है, समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, समान है दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, क्योंकि ये बात ये जो बताया जा रहा है ये असत्य है, ये क्या है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो श्रीलंका है, श्रीलंका हमारा संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश नहीं है बल्कि एकात्मक वाला देश है, एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अभी मैंने आपको बताया श्रीलंका होगा इसका आंसर, तो 33 का क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि शिक्षा किस सूची में शामिल है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी जो शिक्षा है ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि भारत में स्थानीय शासन प्रणाली कितनी स्तर की है। ठीक है, देखिए पहले अगर आप बात करेंगे भारत के अगर संविधान के बारे में, तो जो हमारा देश है संघात्मक सरकार है, मतलब यहाँ पर संघवाद शासन व्यवस्था चलता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है, स्थानीय सरकार होता है। जो केंद्र सरकार राज्य सरकार है ना, ये सब हमारा फर्स्ट सेकंड वाला होता है, फर्स्ट स्तरीय होगा, सेकंड स्तरीय होगा। और यहाँ पर ये जो हमारा स्थानीय शासन प्रणाली में जो स्थानीय सरकार होता है ये हमारे क्या होता है, त्रिस्तरीय होते हैं, मतलब थर्ड वाला ये होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप अच्छे तरीके से समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आगे देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 36 कि संघ सरकार की एक विशेषता नहीं है। यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है कि राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है, अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पर कौन बड़ा बोल के विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, क्या हो जाएगा कि निर्वाचित पदाधिकारी सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर निर्वाचित पदाधिकारी ही नहीं कर सकता है बल्कि हर एक कोई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि निम्न में कौन सुमेलित है, मतलब कौन मिलाप का मैच कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क क्या है कि संघ सूची, पुलिस, कृषि, व्यापार। ऑप्शन नंबर ख क्या है कि राज्य सूची, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार। ऑप्शन नंबर ग क्या है कि समवर्ती सूची, वन, विवाह, उत्तराधिकार। ऑप्शन नंबर घ क्या है कि अवशिष्ट शक्ति, केंद्र सरकार। तो देखिए यहाँ पर जो आपका मैच कर रहा है कौन मतलब आपका सही है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ग, क्योंकि समवर्ती सूची के अंदर आपका क्या क्या आता है, वन आता है, विवाह आता है, उत्तराधिकार आता है। तो ये सब जो चीजें किसके अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। देखिए आपको वीडियो भी मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, जहां पर मैं आपको हर एक चीज को, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का जो भी चीज रहेगा ना अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, जैसे कि संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया, इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, हर एक चीज आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 37 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि इनमें से कौन सा एक हित समूह का उदाहरण है। एक हित, ये जो बामसेफ है, बामसेफ क्या है, एक हित समूह का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था। ठीक है, नेपाल में जो जनसंघर्ष हुआ था उसको क्या कहा गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। आगे देखिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारा सोशल साइंस का मॉड्यूल खत्म हो जाता है। क्या है
कि लोकतंत्र और जनसंघर्ष के संबंध में क्या आ सकता है। ये जो लोकतंत्र है और ये जो जनसंघर्ष है, इन दोनों का जो रिलेशन है, इसमें क्या आ सकता है, क्या आ सकता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि लोकतंत्र का जनसंघर्ष के माध्यम से विकास अवरुद्ध होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन आपको बता दिया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।